तेलंगाना मूवमेंट का हमारा यह तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग 1948 में जब से हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ उसके बाद से 1952 तक यानी हैदराबाद में इलेक्शंस होने तक जो जो मुल्की वायलेशंस हुए उन सब को डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए हमारे कमेंट के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पुराने वीडियोस। बट यहाँ से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको तो मालूम है सितंबर 1948 में हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ था। उसके बाद मिलिट्री की हुकूमत थी यहाँ पर, क्योंकि मिलिट्री जनरल जो थे उस वक्त के JN चौधरी, तो उनको यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी दिए थे और उस वक्त हैदराबाद के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, एक केओटिक सिचुएशन था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1948 से 52 तक हैदराबाद स्टेट, ये चूंकि 48 में पुलिस एक्शन के बाद हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पे था। तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन को डील करने के लिए उस वक्त के जो मिलिट्री गवर्नर जो थे, जिनका नाम है JN चौधरी, उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाले थे। उसके बाद यहाँ पे कई तब्दीलियां वाक़ई हुई। तो उस वक्त जो पुलिस ऑफिसर थे 90% मुस्लिम्स थे। तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि दूसरे तबक़ात को भी जो है वहाँ के, जैसे यहाँ पे आपको दिखता कि सिविल जॉब्स जो भी थे, नॉट ओनली पुलिस बल्कि सिविल जॉब्स में भी जो है मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो उस वक्त जो मिलिट्री गवर्नर थे उन्होंने बोले कि भाई दूसरे सोशल कैटेगरीज को भी हम लोग पार्टिसिपेशन कराना, उनको भी हिस्सेदारी रहना। तो उस मकसद के लिए काबिल ऑफिसर्स को लाने के चक्कर में मद्रास तो आपको मालूम है आज का जो चेन्नई है, इसी तरह जो सेंट्रल प्रोविंस है और बॉम्बे, यहाँ से ऑफिसर्स को बुलाया गया। तो ये भी एक तरह से मुल्की रूल्स का वायलेशन है, क्योंकि मकामी अफराद की जगह आप काबिल लोगों के नाम पर बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे सिविल जॉब्स और पुलिस की जॉब में तकर्रुर कर रहे हैं आप। उसके अलावा उर्दू बोलने वालों की जगह तेलुगु बोलने वालों को जॉब्स में लाने का इरादा किया गया ताकि तेलुगु स्पीकिंग लोगों को लाया जा सके। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि अच्छी तेलुगु बोलने वाले, अच्छे तेलुगु वाले काबिल लोगों को लाने के चक्कर में मद्रास, जो कि उस वक्त आंध्र प्रदेश मद्रास के साथ था, चेन्नई के साथ था, तमिलनाडु के साथ था, तो वहां से आंध्रा वालों को पकड़ पकड़ के लाके यहाँ के जॉब्स में फिलअप करे थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि JN चौधरी की हुकूमत के बाद एक MK वेल्लोड़ी की हुकूमत आई थी, जो कि सिविल गवर्नमेंट थी। क्योंकि JN चौधरी जो है एक मिलिट्री ऑफिसर थे, तो उनकी हुकूमत में यह इल्ज़ाम था कि मुसलमानों और कम्युनिस्ट को क्रैकडाउन किया गया था, उन पे बहुत ज़्यादा मजालिम आए थे, उस पर हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उसकी वजह से यह हुआ कि उनको हटा के जो है एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लाए थे, जिसकी क़ियादत MK वेल्लोड़ी कर रहे थे। इनका ताल्लुक जो है आपके केरला से है, जबकि JN चौधरी का ताल्लुक वेस्ट बंगाल से है। तो MK वेल्लोड़ी के दौर में 200 से जायद इंडियन यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लाके हैदराबाद दक्कन में जॉब्स दिए गए थे। अगर हम इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की बात करेंगे तो 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो हुआ था और उसके बाद हैदराबाद को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया, मर्ज किया गया। उसके बाद JN चौधरी, इनकी हुकूमत हुई थी कब से, सितंबर 1948 से लेकर दिसंबर 1949 तक। फिर उसके बाद इनकी हुकूमत में यह इल्ज़ाम था कि मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा और जो कम्युनिस्ट वाले हैं उन पे ज़्यादा जुल्म हो रहा, तो इनको बर्खास्त करके MK वेल्लोड़ी इनको जो है हैदराबाद स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाए थे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि JN चौधरी और MK वेल्लोड़ी, एक जने बंगाल के थे, दूसरे जने केरला के थे, ये दोनों नॉन लोकल, तो इसलिए इनके दौर में भी नॉन लोकल्स की बड़ी तादाद हैदराबाद में आकर आबाद हो गई। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि MK वेल्लोड़ी एक ऐसे वाहिद रूलर हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इंग्लिश और तेलुगु को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रखा और उर्दू को बर्खास्त कर दिया। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता। और यहाँ पे JN चौधरी की जहां तक बात है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए कि JN चौधरी क्या करे थे, निजाम की हुकूमत खत्म होने के बाद नॉन लोकल्स को बड़े पैमाने पे तकर्रुर करे थे। क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले क्या करे थे कि केरला के लोगों को लाए थे, फिर उसके बाद तमिल के लोगों को लाए थे, फिर उसके बाद मद्रास के लोगों को लाए थे, फिर उसके बाद जो है मद्रास से ही जो तेलुगु स्पीकिंग के लोग थे, क्योंकि उस वक्त आंध्रा जो है मद्रास के साथ था, तमिलनाडु के साथ था, तो वहां से तेलुगु बोलने वाले काबिल लोगों के चक्कर में वहां से लाना शुरू करे थे। और ये बात भी है कि यहाँ पे तेलंगाना के लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं आता, तो क्या करे थे, आंध्रा के लोगों को तेलंगाना में लाके, मतलब हैदराबाद स्टेट में लाके जॉब्स देना शुरू करे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि MK वेल्लोड़ी जो हैं उन्होंने क्या करे थे कि जो आंध्रा के ऑफिसर्स हैं उनको चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे बड़े ओहदों पे फायज करे थे, जो कि उनका जो ओहदा था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी बड़ा ओहदा हुआ करता था। ऐसे ओहदों में भी जो है उन्होंने आंध्रा के लोगों को लाके तकर्रुर करे थे।
हद तो ये थी कि उस वक्त जो है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा से 70 किलोमीटर, विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, तो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के एक तहसीलदार हैं जिनका नाम है रामचंद्र राव, उनको जो है हैदराबाद का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। तो उतनी दूर से लाके यहां पे हैदराबाद का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। और सितम बालाए सितम यह है कि न सिर्फ आंध्रा के लोगों को इस तरीके से लाए, बल्कि वो लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये बोल के लाए कि आ जाओ यहाँ पे जॉब्स है, हमारा तो बड़ा पोस्ट है, तो हम आपको आराम से जो है जॉब्स पे रख देंगे। तो इस तरह से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुला बुला के जॉब्स दिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द स्टार ऑफ हैदराबाद, इसने ये बताया कि जब से हैदराबाद को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया उसके बाद से मुल्की रूल्स का बड़े पैमाने पर वायलेशन हुआ। ये पॉइंट याद रखिए, ये अखबार का नाम भी याद रखिए। हंड्रेड्स ऑफ नॉन मुल्कीस, यानी सैकड़ों की तादाद में नॉन मुल्कीस को इसलिए हैदराबाद स्टेट में लाके जॉब दिया गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे, अच्छे ऑफिसर्स को ला रहे, यहाँ पे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले ऑफिसर्स को ला रहे, ये बोलते हुए लोगों को लाया गया। और एक बात याद रखिए कि आंध्रा के जो ऑफिसर्स आए तो आए, जॉब्स पे फायज हुए, लेकिन ये लोग तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफी करते, उनके साथ मिसट्रीट करते, यानी गलत बर्ताव करते थे, और वो लोग मौक मजाक उड़ाते थे और तेलंगाना के कल्चर के साथ बुरा सलूक करते थे। तो इसी वजह से यह हुआ कि जो 1948 से जो कुछ हुआ 1952 तक तेलंगाना के लोग बर्दाश्त करें, और 1952 के बाद ये जो गैर मुल्की मूवमेंट 1952 में शुरू हुआ वो वहीं से शुरू हुआ है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं कि 1950 के जनवरी में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया तो उस वक्त हमारे मुल्क में 4 टाइप्स ऑफ स्टेट्स मौजूद थे, जिसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी कहा जाता। पार्ट ए जो है वो ब्रिटिश गवर्नड प्रोविंसेस है, मतलब ब्रिटिश जिन रियासतों पर हुकूमत करे वो है। और पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर, जहां पे असेंबली है। तीसरा चीफ कमिश्नर एरियाज, चौथा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये 4 कैटेगरीज थे, 4 जुमरे थे। तो पार्ट ए में असम, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये थे यूनाइटेड प्रोविंस। फिर पार्ट बी में हैदराबाद, फिर मध्य भारत, पटियाला, ये थे समझी, बाद में वो हरियाणा वगैरह बने थे। बहरहाल उसके बाद मैसूर, राजस्थान। ये पार्ट सी आपके सामने ये पूरे नाम मौजूद है। पार्ट डी में जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार मौजूद है। तो जैसा पार्ट बी का मतलब प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, तो हैदराबाद पार्ट बी में आता। और जब 1950 के जनवरी 26 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया तो उस वक्त क्या हुआ कि निजाम, जो आखिरी निजाम थे मीर उस्मान अली खान, उन्होंने जो है हैदराबाद के राज प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे, वो भी एक नॉमिनल ओहदा है, कोई एग्जीक्यूटिव टाइप का कोई ओहदा नहीं है, बस एक बराए नाम दे दिए थे उनके रुतबे का ख्याल रखते हुए। लेकिन एम के वेल्लोड़ी जो थे, इनको जो है प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त तक जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जो है हैदराबाद सिविल चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया गया था। लेकिन मकसद यह था कि आप उस वक्त तक हुकूमत करना जब तक इलेक्शंस के लिए साजगार माहौल न बन जाए, क्योंकि 1952 में पूरे मुल्क में इलेक्शंस होते, तो हैदराबाद में भी जो है फरवरी 1952 में इलेक्शंस होते। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सवाल आपसे पूछा जा सकता, टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स रहते, ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के रहते हैदराबाद स्टेट में, और 5 महाराष्ट्र के रहते और 3 कर्नाटक के रहते, ठीक है। तो यहां पे जो तेलंगाना के 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या है, हैदराबाद, नलगोंडा, महबूब नगर, निजामाबाद, करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, वरंगल, ठीक है। अब यहां पे ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स के कितने असेंबली हल्के रहते थे, 95 एमएलए रहते थे। अब महाराष्ट्र के जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या है, उस्मानाबाद, बेरार और परभनी, नांदेड़, औरंगाबाद, ठीक है। और यहां से 44 एमएलए हुआ करते थे। और ये जो और इसी तरह कर्नाटक के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, रायचूर, गुलबर्गा, बीदर, यहां से 36 एमएलए हुआ करते थे। अब यहां पे बात बताना ये चाह रहा हूं कि तेलंगाना, जो हैदराबाद स्टेट में तेलंगाना के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट रहते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी 50% ऑफ द एरिया था। और महाराष्ट्र के 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और ये 28% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। और कर्नाटक के 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ये जो है 22% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हैदराबाद में कंसिडर होता था। अब यहां पे 1952 के फरवरी में इलेक्शंस होते, तो यहां पे कुछ पार्टीज हैं, 5 बड़े पार्टियां जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते। एक कांग्रेस, दूसरा पीडीएफ का मतलब हमारा जो पीडीएफ किताब नहीं है, पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है इस पॉलिटिकल नाम से जो है इलेक्शन लड़ी थी। तीसरा सोशलिस्ट पार्टी, चौथा जो है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, और 5वां जो है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी। तो सबसे ज्यादा जो सीट मिले कांग्रेस को मिले थे, 93 सीट थे। तो आपको तो अंदाजा हो गया कि अक्सरियत इनकी है, तो हुकूमत भी इनकी ही बनी थी। उसके बाद अपोजिशन पार्टी कौन थी बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, जिनको 42 सीट्स आए। सोशलिस्ट पार्टी को 11 आए थे, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी को जो है 10 आए। इसी तरह एससी फेडरेशन पार्टी को 5 सीट आए थे। और जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 90 लाख वोटर्स मौजूद थे, और उनमें से 52 लाख अफराद ने अपने हक रायदही का इस्तेफादा किया। और कांग्रेस पार्टी जो है 41% वोट हासिल करने में कामयाब हुई, और जो पीडीएफ पार्टी है इसको 20% वोट आए। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है क्या करी थी कि पीडीएफ के बैनर के तले इलेक्शन लड़ी थी।
आपको तो एक बात बताना जरूरी है कि आपको मालूम है तेलंगाना में आर्म स्ट्रगल हुआ था, उसकी वजह से कम्युनिस्ट वाले बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे। इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी वालों को 42 सीट्स मिले ना, ये ज्यादातर आपको मालूम है तेलंगाना में मिले, क्योंकि ये खुद इस बात को जाहिर कर रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा मजबूत कम्युनिस्ट वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादा सीट है, इसलिए ओवरऑल ज्यादा सीटों की वजह से उनकी हुकूमत बनी थी। उनको जो मेजॉरिटी सीट्स मिले वरंगल, नलगोंडा, करीमनगर, इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। और कम्युनिस्ट पार्टी जो पीडीएफ पार्टी है उनको जो है नलगोंडा में तो 14 के 14 असेंबली सीट मिले और वरंगल में 15 में से 7 सीट मिले। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं एक वीडियो बनाया था, रावी नारायण रेड्डी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के तहरीक को आगे बढ़ाए थे, उन्होंने जो है पार्लियामेंट में इतनी मेजॉरिटी लाए कि जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा मेजॉरिटी लाए थे। मतलब यहां पे आप बोल सकते हैं कि 3,09,163 वोट्स की मेजॉरिटी लाए, जबकि जवाहरलाल नेहरू को 2,33,571 वोट्स की मेजॉरिटी मिली थी। ये तो लोकसभा की बात है, लेकिन रावी नारायण रेड्डी जो है असेंबली से भी लड़े थे भुवनगिर से, उसके बाद उन्होंने जो है असेंबली की सीट से इस्तीफा दे दिए थे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सी माधव रेड्डी जो है आदिलाबाद से इलेक्शन लड़के जो है वहां से जो है लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। तो जैसा मैं बताया कि कांग्रेस पार्टी को जो है ज्यादातर सीट जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक से मिले, लेकिन इनको जो है तेलंगाना से कम सीट मिले, और उनका जो इलेक्शन का निशान है वो ये है, समझे यहाँ पे आप मतलब बैल की बंडी कुछ ऐसा है, 2 ठीक है 2 बैल कुछ ऐसा है वो निशान, आप इसको गूगल सर्च कर लीजिए। बहरहाल तो जो पहले चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के लीडर बुरुगुला रामकृष्ण राव, ही वाज ब्राह्मण कम्युनिटी से थे, और इसी तरह एक कोंडा वेंकट रंगारेड्डी, केवी रंगारेड्डी जिनके नाम से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने जो है रेड्डी कम्युनिटी के, ये दोनों कोशिश करते थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, लेकिन मालूम है आपको आखिर में बुरुगुला रामकृष्ण राव ब्राह्मण कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर बने थे। अब बुरुगुला रामकृष्ण राव को क्यों मुंतखब करे? बिकॉज इनको कई लैंग्वेज आते थे, पॉलीग्लॉट थे। बाय द वे मैं भी एक पॉलीग्लॉट हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 6 लैंग्वेजेस आते, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू। तो बुरुगुला रामकृष्ण राव भी पॉलीग्लॉट थे, और चूंकि हैदराबाद असेंबली में महाराष्ट्र भी था, महाराष्ट्र के एरियाज भी थे, कर्नाटक भी के एरियाज भी थे। केवी रंगारेड्डी साहब को लैंग्वेजेस नहीं आते थे, तेलुगु करते थे, तो तेलुगु करने का नतीजा यह हुआ कि बेचारे को चीफ मिनिस्टर का ओहदा नहीं मिला। जबकि बुरुगुला रामकृष्ण राव इज अ पॉलीग्लॉट, इनको कई लैंग्वेजेस आते, उसका फायदा यह हुआ कि हैदराबाद की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर बन गए। तो देख लिए ना आप लैंग्वेज सीखने की अहमियत, मेरे को भी बहुत फायदा हुआ, कभी उस पर बात करेंगे। तो यहां पे इनकी हुकूमत कब वजूद में आती? 6 मार्च 1952 को जो है बुरुगुला रामकृष्ण राव की हुकूमत बनती, और यहां पे एम.के. वेल्लोडी के दौर में बुरुगुला रामकृष्ण राव जो है रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहते, और उन्हें जो है शादनगर असेंबली से मुंतखब होते, और उनको जो है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का पहले से ही तजुर्बा था बिफोर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर। अब यहां पे इनको हलफ दिलाने वाले कौन? मीर उस्मान अली खान अपने घर किंग कोठी पे 1952 मार्च 6 को जो है बुरुगुला रामकृष्ण राव को अपने ओहदे का हलफ दिलाते। तो यहां पे बुरुगुला रामकृष्ण राव की हुकूमत और उनके कैबिनेट को समझ के हम आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। बुरुगुला रामकृष्ण राव वाज द चीफ मिनिस्टर, मेलकोटी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर, बिंदु दिगंबर राव होम मिनिस्टर थे, याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मर्री चन्नारेड्डी सिविल सप्लाईज और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, केवी रंगारेड्डी बेचारे ओहदा मिलते मिलते हाथ से चले गया, एक्साइज, कस्टम्स और फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, जाओ जंगलात में घूमो फिरो, जू बनाओ, ये काम था उनका। वीबी राजू लेबर एंड प्लानिंग मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, और नवाज जंग बहादुर पब्लिक वर्क मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर थे, पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर थे, मतलब PWD काफी इंपॉर्टेंट ओहदा रहता, जैसा कि बिल्डिंग्स बनाना वगैरह, ये सब रोड्स बनाना, ये सब इसी में आता। अन्ना राव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विनायक राव इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, देवी सिंह चौहान रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, जगन्नाथ राव लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, शंकर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, और फूलचंद गांधी एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर, याद रखिए। इसी तरह संगम लक्ष्मीबाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, एडिशनल एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये हुकूमत है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इनकी हुकूमत बनने के बाद 1952 में एक बहुत बड़ी तहरीक चलती स्टूडेंट्स की तरफ से, तेलंगाना की तारीख का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाकया है। आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।